स्टूडेंट हम ना बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में जितना कुछ हमने पिछले 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा, मैं उसको समराइज करना चाहता हूं। हमने पहली बात क्या पढ़ी थी? हमने कहा था द बेंजीन वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे in 1825. लेटर ऑन हॉफमैन फाउंड इट इन कोल तार। फिर हमने बेंजीन का ना एलिमेंटल एनालिसिस से इंपिरिकल फार्मूला CH लिया और फिर हमने कहा द मोलेकुलर फार्मूला बेंजीन इज C6H6 और ये मोलेकुलर फार्मूला हमें क्या कन्विंस करता है? ये हमें बताता है कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं था, बड़ी तोगदो होती रही। आखिरकार शुरू में कहा गया कि बेंजीन का स्टेट चेन स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है और हमने भी उसको डिस्कस किया। फिर कैक्यूले ने 1865 में कैक्यूले ने बेंजीन के बारे में अपनी स्टेटमेंट दी कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन विच 3 डबल बॉन्ड अल्टरनेट 3 सिंगल बॉन्ड, और अपनी इस स्टेटमेंट के बारे में उसने डिफरेंट आर्गुमेंट्स भी दिए। कैक्यूले ने बेंजीन के बारे में ये 2 स्ट्रक्चर दिए और उसने कहा कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये आपस में फ्लिप हो रहे हैं। एक्सरे स्टडी से हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आया उसमें हमने कहा कि बेंजीन हैज अ रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और दूसरी हमने बात क्या की थी कि ऑल कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर कोप्लेनर, और फिर हमने यह भी कहा था कि ऑल कार्बन बॉन्ड्स इन बेंजीन आर इक्वल इन लेंथ एंड दे आर 1.397 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में मौजूद हैं। अब अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से भी हमने बेंजीन स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल की। अब ना इस बेंजीन स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करना था। पहले हमने क्या किया? हमने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन इसको डिस्कस किया और हमने क्या कहा था? ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये 2 sp2 हर कार्बन के इन 3 में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नेबरिंग कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड यानी लीनियर ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बना, और ये जो तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाता है। इस तरह आपके पास ये 6 कार्बन बॉन्ड और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑल दीज बॉन्ड्स, ऑल दीज एटम्स आर कोप्लेनर। फिर हमने क्या बात की थी? हमने कहा था कि हर एक कार्बन का ये जो 2pz है, ये 2pz ये सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर लाई करता है। अब इसमें क्या है? ये मैंने इन कार्बन की नंबरिंग भी की। मैंने कहा ये कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, इसके जो 2pz है ये ओवरलैप करते हैं। 3 और 4 के 2pz ओवरलैप करेंगे, 5 और 6 के। इस तरह अगले स्टेप में 1 और 6, 4 और 5 और 2 और 3 इनके ओवरलैप करते हैं, और इस तरह ये आपके पास एक पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना, और इस पैरेलल पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हुई। और मैंने आपसे क्या कहा कि डीलोकलाइजेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होने की वजह से सिस्टम की एनर्जी कम रहती है, और कम एनर्जी की वजह से बेंजीन इज हाईली स्टेबल। तो डीलोकलाइजेशन इट इंड्यूसेस द स्टेबिलिटी इन अ मॉलिक्यूल। ये हमने बातें की। फिर हमने एक और भी बात की थी। हमने कहा था जो कैक्यूले ने 2 स्ट्रक्चर दिए उनमें से अगर आप एक स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो फिर हमने थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन में ये ग्राफ पढ़ा था। इस ग्राफ में हमने जो एंड पे बात की थी, हमने ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया था 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। हमने इसकी ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल है, ये रियल नहीं है। ये तो कैक्यूले ने सपोज किया था ना कि बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। हमने इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट की और फिर रियल बेंजीन उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो पता चला बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे बहुत कम है, 150.5 किलो जॉल, जिसे हमने रेजोनेंस एनर्जी का कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बेंजीन इस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से कई गुना ज्यादा स्टेबल है, और बेंजीन का ये फिर स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। फिर हमने आगे रेजोनेंस मेथड में हमने ये 2 कैक्यूले स्ट्रक्चर इनको देखा और ये 3 डाइवर्स स्ट्रक्चर इनकी बात की।
और फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर आप इन पांचों, कैक्यूले के 2 और ड्राइवर के 3, इन पांचों का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लें तो आपके पास ये रोबिन्सन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आता है, जिसमें हमने बेंजीन में ये सर्कल जो है ये शो करती है। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा कि इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जो कैक्यूले हैं इनका कंट्रीब्यूशन रफली 80% है, और जो डाइवर हैं उनका कंट्रीब्यूशन रफली वो मैंने 20% कहा। मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं कि जितनी भी गुफ्तगू हुई मैं इसको समराइज करना चाहता हूं एक खूबसूरत अंदाज में। स्टूडेंट जरा तवज्जो से बात सुनना, मैं आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और ये जो 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, इनमें रिलेशन क्या है रिलेशन, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। जरा देखें स्टूडेंट, आप ना क्रिकेट मैच तो देखते होंगे। क्रिकेट मैच में आपने देखा एक बॉलर आया, उसने बॉल फेंकी, बॉल बैट्समैन के बैट के पास से गुजर गई। बॉलर का ख्याल था कि बॉल ने एज लिया है, यानी बॉल बैट के साथ टच होके गई। अब बॉलर जो अपील करता है, जो अंपायर है, जो फील्ड अंपायर है, वो इतने ज्यादा शोर की वजह से वो आवाज नहीं सुन सका। वो इसका डिसीजन जो है वो थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर देता। अब थर्ड अंपायर, उसको वो जो टीवी कैमरामैन है, जो इंजीनियर है, उसको ही मदद हासिल है। अब जो इंजीनियर है, जो टीवी इंजीनियर है, अब वो क्या करता है, वो इस बॉल को स्लो मोशन में थर्ड अंपायर को दिखाता है। अब जरा देखें, ये बॉल आ रही है, ये हार्ड बॉल के ऊपर ये सीम है, ये बिल्कुल स्लो आ रही है, ये सीम इसकी मूव कर रही है। जब ये बैट के पास से गुजरी, अब आप इसकी देखें, क्या इसकी सीम में कोई चेंज आई? अब वो क्या करता है, जो इंजीनियर है, वो इस बॉल को मुख्तलिफ टाइम रोक के दिखा रहा है। पहले उसने रोका इस तरह, अब कुछ देर के बाद अगले लम्हे ये सीम यहां आ गई, अगले लम्हे ये सीम यहां आ गई। उसने 2-3 मुख्तलिफ लम्हात में ये मूविंग बॉल उसकी सीम को मुख्तलिफ एंगल्स पे दिखाया। अगर सीम बॉल के ऊपर ये जो पट्टी सी बनी हुई है जहां पे बॉल्स को आपस में स्टिच किया जाता है, अगर ये सीम इसकी मूवमेंट में वेरिएशन आए तो इसका मतलब है बॉल ने बैट का एज लिया है। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो इसका मतलब है बॉल और बैट की मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह आपके पास ये बेंजीन का है स्ट्रक्चर। मैं क्या कहता हूं, मैं पहले करता हूं कि ये जो पाई बॉन्ड्स है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनको इन कार्बन की पोजीशन में शो कर देता हूं। अगले लम्हे कहता हूं, मैं कहता नहीं ये यहां चलेगा। अगले लम्हे कहता हूं नहीं, कुछ देर के लिए ये यहां भी रहते हैं, कुछ देर के लिए ये यहां भी रहते हैं, कुछ देर के लिए। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो डीलोकलाइज कर रहे हैं, उनकी मोशन रोक के आपको दिखा रहा हूं। कुछ लम्हे के लिए ऐसी, कुछ लम्हे के लिए ऐसी, कुछ लम्हात के लिए ऐसी भी रहती है। हकीकत में क्या है, हकीकत में इस तरह है जिस तरह आप ना वो डोनट नहीं होता, ये बेंजीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अबव एंड बिलो जो प्लेनर स्ट्रक्चर है उसके अबव एंड बिलो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और मैंने कहा दिस वन इज द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन। लेकिन अगर आप इन पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन को रोक के दिखाएंगे, दे आर कॉल्ड द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या हकीकत में जो बॉलर ने बॉल फेंकी थी, क्या नेचुरली कुदरत में वो बॉल इस तरह रुक के जाती है? आंसर है नहीं, वो बॉल तो तेजी से बैट के पास से गुजर जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है, वो बेंजीन स्ट्रक्चर में रेजोनेट करते हैं, तेजी से मूव करते हैं। ये जो हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ये तो उनकी मुख्तलिफ लम्हात में उनकी पोजीशन शो की जाती है। तो कोई एक रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उस पूरे बेंजीन के जो मालिक है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। माय डियर स्टूडेंट, मुझे कभी उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इसको समझ गए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।